changes in inventory, next employees benefits expenses, employee benefit expenses, finance cost, next others. So first पहले हमें कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने से पहले कुछ वर्ड्स सीखना पड़ेगा। क्या होता है मटेरियल कंज्यूम, क्या होता है चेंजेस इन इन्वेंटरी, क्या होता है एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसेस, क्या होता है फाइनेंशियल कॉस्ट एंड क्या होता है अदर्स। अदर्स में जो कुछ भी ये चारों नहीं है वो अदर्स में आएगा। ये कॉन्सेप्ट हो गया, ये सब एक्सपेंसेस का रिलेटेड में ही है, सब कुछ एक्सपेंडिचर रिलेटेड में ही है। मटेरियल कंज्यूम क्या है, दिस इज टाइप ऑफ एक्सपेंस, सेल्स के साथ ये एक्सपेंसेस को माइनस करने का, ये सब एक्सपेंडिचर्स है। सो अभी मटेरियल कंज्यूम क्या होता है, चेंजेस इन इन्वेंटरी क्या होता है, एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेस क्या होता है। एनी आइडिया अबाउट इट, मटेरियल कंज्यूम फर्स्ट ना यूज किया। आप आर्टिकल स्टेटमेंट में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करते हैं, उसमें भी कॉस्ट ऑफ, इसमें भी सेम कॉस्ट ऑफ गुड्स माइनस करने का, लेकिन रिवाइज सर्विसेज में ऐसा एड्स अलग-अलग किया। चेंजेस इन इन्वेंटरी एंड मटेरियल कंज्यूम, मटेरियल कंज्यूम इज नथिंग बट आप प्रोडक्शन करने के लिए, आप सेल करने के लिए जितना कॉस्ट इनकर किया वो उसका रेट में आएगा इसमें सब। मटेरियल कंज्यूम में फॉर एग्जांपल रॉ मटेरियल, opening raw material, फर्स्ट इसका अंदर ओपनिंग रॉ मटेरियल प्लस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल माइनस क्लोजिंग ऑफ raw material. This is nothing but raw material consumed. ओपनिंग रॉ मटेरियल वो भी दिया रहता है एंड परचेज ऑफ रॉ मटेरियल ये भी दिया रहता है एंड क्लोजिंग ऑफ रॉ मटेरियल ये भी दिया रहता है। क्लोजिंग ऑफ रॉ मटेरियल इधर भी आएगा एंड बैलेंस शीट में भी दिखेगा इन्वेंटरीज का अंदर, वो वाला क्लोजिंग ऑफ रॉ मटेरियल। सो इसको भी जो कुछ भी एनालाइज करने के बाद जो कुछ भी आएगा वो मटेरियल कंज्यूम में लिखने का, इसको बोलते हैं मटेरियल कंज्यूम। अभी नेक्स्ट आएगा एम्प्लॉइज बेनिफिट्स। एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंस, एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसेस फॉर एग्जांपल वेजेस, for example salary, for example labor cost अगर दिया तो, wages, salaries, labor cost, इसका अलावा और कुछ नहीं आएगा एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस के, लेकिन ये लोग एम्प्लॉय से यही आएगा इसका अंदर, मटेरियल कंज्यूम में यही आएगा। और अपना प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट्स में और क्या आइटम दिख रहा है देखो, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, उसके बारे में पीछे देखो कुछ दिया गया परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड के बारे में। एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेस खत्म हो गए। अभी और क्या बचा देखो, जो हम लोग चेंजेस इन इन्वेंटरी,
क्लियर ना? चेंज इन इन्वेंटरी की वर्क इन प्रोग्रेस है। शीट के अंदर देखो इसमें change in inventory of finished goods and work in progress and stocking trade. Change in inventory of work in progress, stocking trade ये सब लिखा है उसके बारे में। यानी ओपनिंग FG और वर्क इन प्रोग्रेस माइनस क्लोजिंग FG प्लस अगर कुछ परचेज FG और VIP तो नहीं अगर परचेज ऑफ FG है वो भी इसका अंदर आएगा। चेंज ओपनिंग FG एंड VIP लिखा, बाद में क्लोजिंग FG एंड VIP लिखा, बीच में बाद में लिखा परचेज ऑफ FG। उससे पहले ना रॉ मटेरियल कंज्यूम लिखा, उसका तो इसका तो बहुत डिफरेंस है। वो मटेरियल कंज्यूम्ड है और ये चेंज इन इन्वेंटरी है। एक बार रॉ मटेरियल निकलने के बाद वो फिनिश गुड्स होएगा, लेकिन फिनिश गुड्स को डायरेक्टली परचेज थोड़ी कर सकते हैं, तो इसका अंदर परचेज ऑफ फिनिश गुड्स नहीं आएगा। इसलिए इसका हेडिंग है चेंज इन इन्वेंटरी। यानी इन्वेंटरी यानी क्या? स्टॉक्स। ओके, ओपनिंग फिनिश गुड्स वर्क इन प्रोग्रेस का जो कुछ भी दिख रहा है वो अमाउंट माइनस क्लोजिंग FG एंड VIP में जो कुछ दिख रहा है वो माइनस करो, जो कुछ भी आएगा चेंज इन इन्वेंटरी। इसमें और मिडिल कंज्यूम में आसमान जमीन डिफरेंस है, आसमान जमीन। समझ में आ रहा है? इसका अंदर परचेज नहीं रहता है, इसलिए बोला उसको चेंज इन इन्वेंटरी करके। ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, जो कुछ भी आएगा वो इधर लिखेगा। अभी और नेक्स्ट क्या दिख रहा है उसका अंदर देखो, फाइनेंस कॉस्ट। अब वर्टिकल स्टेटमेंट में क्या रहेगा? फाइनेंस कॉस्ट क्या होता है? फाइनेंस कॉस्ट फाइनेंस कॉस्ट क्या होता है? फाइनेंस कॉस्ट क्या होता है? व्हाट इज फाइनेंस कॉस्ट? इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, वही फाइनेंसिंग है ना, इंटरेस्ट ऑन पे कर रहे हैं, तो उसका रिलेटेड फाइनेंस कॉस्ट में आएगा। फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स वो हम लोग पे कर रहे हैं इसलिए माइनस किया, जो नहीं पे कर रहे हैं वो किधर लिखते हैं? अक्रूड इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स ऑन लोन करके लिखते हैं, तो ये फाइनेंस कॉस्ट है। एंड अदर्स में जो कुछ भी है, ऑडिटिंग फीस, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, सब कुछ अभी तक में जो नहीं बात है वो सब उसका अंदर आएगा। अभी डेप्रिसिएशन किधर आएगा? नॉर्मली हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस होगा डेबिट में लिखते हैं, वो भी आएगा डेप्रिसिएशन ऑब्लिक अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस करके, उसका भी लिखते हैं। अभी देखो रिवाइज शेड्यूल 6 में कैसे बताया, अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट एंड लॉस में एज पर न्यू रिवाइज शेड्यूल 6 देखो फर्स्ट दिया है कि सेल्स, फर्स्ट का अंदर आएगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, ऑपरेशन भी होता है, ऑपरेशन करने का, जो ऑपरेशन करने की वजह से कंपनी ऑपरेशन कर रहा है उसके वजह से उसको इनकम आ रहा है, वो इनकम को रिवाइज शेड्यूल 6 में रेवेन्यू बोलने को बोला। सो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, फॉर एग्जांपल कंपनी का प्रोडक्शन का बेस है, सो प्रोडक्शन इज नथिंग बट वन ऑपरेशन ऑफ कंपनी, उसको बोलते हैं वो प्रोडक्शन करने का वजह से, वो ऑपरेशन का वजह से कंपनी को जो रेवेन्यू जनरेट होगा उसको बोलते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। अभी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में क्या आएगा? पहले सेल्स, नेक्स्ट अदर इनकम, नेक्स्ट अदर इनकम। अभी अदर इनकम में क्या आएगा? जो
जो कुछ भी मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है, फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट मुझे मिल रहा है, तो वो भी अदर इनकम में आएगा। लेकिन ये ऑपरेशन में नहीं आ रहा है, इसे मैंने सेकंड दिया इसको। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में सेल्स आएगा एंड अदर इनकम जो कुछ भी है, फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट डिविडेंड मिल रहा है मुझे, व्हाई यू स्माइलिंग। नेक्स्ट अदर इनकम में क्या आएगा? अदर इनकम में क्या आएगा? इंटरेस्ट अभी बताया ना क्या आएगा उसका अंदर? ऑपरेशंस के लिए नहीं आ रहा है, ये अदर इनकम से आ रहा है, अदर सोर्सेस में से। ये तो आपके सेकंड पार्ट इनकम का पार्ट खत्म हो गया। अभी थर्ड पार्ट में आ रहा है जो कुछ आएगा इसका टोटल लिखने का, इसका टोटल आएगा। नेक्स्ट कर में देखो एक्सपेंसेस, कर में टोटल टोटल रेवेन्यू एक ऐसा आएगा 1+2। नेक्स्ट फोर्थ में देखो फर्स्ट एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस में फर्स्ट कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। अभी मैंने बताया कंज्यूम मतलब क्या होता है, ओपनिंग रॉ मटेरियल प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग रॉ मटेरियल, इसको बोलते हैं रॉ मटेरियल कंज्यूम। नेक्स्ट आ रहा है परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, इसको अलग से दिखाना पड़ेगा। परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, अगर कुछ परचेज कर रहे स्टॉक डायरेक्टली मार्केट से, उसको इधर लिखने का। नेक्स्ट और क्या है? इन्वेंटरीज चेंजेस, इन्वेंटरी। फ्रेंड्स मटेरियल कंज्यूम में ओपनिंग परचेज माइनस क्लोजिंग करके लिखे, अमाउंट लिखो, इसके लिए शेड्यूल बनाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट परचेज ऑफ स्टॉक में डायरेक्टली दिया रहेगा तो सीधे डायरेक्टली लिखो। नेक्स्ट चेंजेस इन इन्वेंटरी, ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस है या फिर फिनिश गुड्स है, माइनस क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस और एचयू। और ये दिया तो ये दोनों माइनस करो, इधर ब्रैकेट में लिख के माइनस करें, टोटल अमाउंट लिखो इधर, क्योंकि उसके लिए शेड्यूल बनाने से बैठेगा तो और टाइम जाएगा। इसके लिए शायद आधा मार्क ही काटेगा, शायद से आधा मार्क काटेगा तो काटेगा, लेकिन पूरा सम अटेम्प्ट करने का चांस है इसका अंदर से। नेक्स्ट आ रहा है आपका एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेस। एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेस में मैंने बोला सैलरी, वेजेस एंड लेबर कॉस्ट, जो कुछ भी एम्प्लॉयज को पे कर रहा है वो एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेस में आएगा। नेक्स्ट कौन सा आ रहा है देखो, फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट में क्या आएगा? मैंने अभी जो बताया अदर इनकम करके फाइनेंस कॉस्ट में इंटरेस्ट, अगर हम लोग इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, डिविडेंड पे कर रहे हैं, अदर्स को डिविडेंड भी नहीं आएगा। अगर इंटरेस्ट और डिबेंचर्स पे कर रहे हैं तो वो इधर माइनस करने का, डिविडेंड पे कर रहे हैं तो डिविडेंड भी माइनस करने का, पे कर रहे हैं तो माइनस करने का। ओके नेक्स्ट जो कुछ भी प्रिफरेंस शेयर्स को क्या पे करते हैं हम लोग, डिविडेंड पे, एंड डिबेंचर्स को क्या पे करते हैं, इंटरेस्ट, एंड लोन्स को क्या पे करते हैं, इंटरेस्ट। ये तीनों इंटरेस्ट किधर आएगा, इधर आएगा फाइनेंस कॉस्ट करके। नेक्स्ट और क्या है अदर एक्सपेंसेस में। अदर एक्सपेंसेस में क्या क्या आएगा इसके बारे में अच्छे से जानना पड़ेगा। नेक्स्ट आ रहा है अदर एक्सपेंसेस, जो कुछ आएगा वो टोटल प्रॉफिट आएगा। अदर एक्सपेंसेस के लिए शेड्यूल बनाना पड़ेगा। एक कौन सा शेड्यूल है, शेड्यूल नंबर 30। अगर आपको एग्जाम में भी ऐसे बनाना तो ऐसे ये करें, नहीं तो बीच में और शेड्यूल बना रहे तो
एक नंबर पड़ेगा। अदर एक्सपेंसेस, आपका शीट को उल्टा करो, मिलेगा अदर एक्सपेंसेस के बारे में क्या क्या लिख रहे हैं। Audit fees, director fees और के एक्सपेंडिचर्स में पावर, fuel, electricity, printing and stationery, postage, loss on fire, insurance, rent, to assets. जो कुछ भी हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखते हैं ये सब अदर्स में आएगा। इलेक्ट्रिसिटी, डायरेक्टर फीस, ऑडिट फीस, इलेक्ट्रिसिटी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, पोस्टेज, लॉस ऑन फायर। फॉर एग्जांपल मेरा 1000 का गुड्स लॉस्ट हुआ, 1000 का गुड्स लॉस्ट हुआ, उसमें से फायर इंश्योरेंस क्लेम मिला 900, बचा कितना 100। ये 100 मेरा लॉस है, लॉस ऑन फायर है, इसको इधर दिखाना पड़ेगा। एंड ये 900 मिला, इसको असेट में दिखाना पड़ेगा। असेट्स में अदर करंट लायबिलिटी करके अदर करंट असेट्स है ना, ये 900 उधर डालने का। एंड ये रॉ मटेरियल में से माइनस करने का, ये बात करूँगा जैसा हम ट्रेडिंग अकाउंट में करते हैं वैसा ही। नेक्स्ट इतना खत्म हो गया अदर एक्सपेंडिचर्स। अदर एक्सपेंडिचर का अमाउंट, अदर एक्सपेंडिचर का शेड्यूल का कागज में लिख के अमाउंट लिख के जो कुछ आएगा टोटल प्रॉफिट फॉर द करंट ईयर बिफोर टैक्स बिफोर डिविडेंड सब कुछ से पहले आ रहा है सब। अभी हम लोग क्या करने का, प्रॉफिट मिला तो क्या कर देंगे, प्रॉफिट के बाद क्या है शीट का कर देखो प्रेसी रहता है। ओल्ड बैड डेट्स जो आपका ट्रायल बैलेंस में दिख रहा है, प्लस न्यू बैड डेट्स नीचे खा के मैं भी नीचे खा के प्लस न्यू आरडीडी मैं भी नीचे माइनस ओल्ड आरडीडी। बैड डेट्स और ओल्ड बैड डेट्स प्रैक्टिस करेंगे बोल बैड डेट्स, ओल्ड बैड डेट्स मतलब ट्रायल बैलेंस में दिखता है, ओल्ड आरडीडी मतलब ट्रायल बैलेंस में दिया रहता है, उसको बोलते हैं ओल्ड। जो कुछ आप नया लिखा रहा है बैड डेट्स को डेटर्स को ऊपर वो सब न्यू है, उसको ऐड करने का ओल्ड बैड डेट्स में माइनस करने का ओल्ड आरडीडी, क्योंकि ये क्रेडिट साइड में दिखता है इसलिए इसको डेबिट में से माइनस करने का। जो कुछ जाएगा वो ऑर्डर कॉलम में बस खत्म। इतना नॉर्मल है, सिंपल है। 11वीं से करता आ रहे हैं हम लोग 11th स्टैंडर्ड से लेके 15th स्टैंडर्ड तक करता आ रहे हैं। नेक्स्ट जो कुछ भी आएगा प्रॉफिट है वो टोटल एक्सपेंसेस, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंडिचर माइनस करने के बाद जो कुछ मिलेगा प्रॉफिट बिफोर exceptions and extraordinary items
ऑर्डिनरी आइटम्स एंड टैक्स। प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शन ये आपका क्वेश्चन में है ही नहीं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी भी नहीं है। अगर एक्स्ट्राऑर्डिनरी दिया तो मैं बता दूँ। फॉर एग्जांपल मुझे फॉर एग्जांपल मेरा कंपनी का एक कोर्ट केस चल रहा है, वो कोर्ट केस में जीत गया, वो केस का जो जजमेंट है वो कंपनी का फेवर में आया। तो कंपनी को फॉर एग्जांपल 10,000 मिला, उसी का वजह से वो 10,000 एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम है वो मिला। वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम में ऐड करने का जो कुछ भी आएगा नेक्स्ट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अगर एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम नहीं आया, एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस आ रहा है, वो माइनस करने का। हम लोग खुद को पे करना है। अगर हम लोग किसी को पे करने का है, केस अपने फेवर में नहीं है ना, तो हम लोग को पे करना पड़ेगा, तो वो माइनस करने का जो कुछ आएगा वो प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आने के बाद उसमें से प्रोविजन फॉर टैक्स माइनस करने का, जो करंट ईयर में प्रोविजन कर रहा है उसको माइनस करने का। प्रोविजन फॉर टैक्स इतना ही करो, ज्यादा मत करो, शीट फॉर्मेट में बहुत कुछ लिखा है। ये क्या आएगा? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इधर से आपका खत्म नहीं हुआ, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जैसे खत्म हुआ, इधर चालू होता है अप्रोप्रिएशन। अप्रोप्रिएशन ये नहीं दिया, कॉलेज में नहीं दिया, कॉलेज के फॉर्मेट में नहीं है अप्रोप्रिएशन। यस, अप्रोप्रिएशन आएगा ही आएगा। अप्रोप्रिएशन के लिए एक वर्किंग और बना दो। तो अप्रोप्रिएशन मतलब क्या है? थोड़ा सा अमाउंट इसको देने का, थोड़ा सा अमाउंट इसको करना, यानी बांटना, इसको डिस्ट्रीब्यूट करने का। फॉर एग्जांपल शेयरहोल्डर्स को डिविडेंड देने का है, फिर और कुछ इनकम टैक्स और कुछ जनरल में ट्रांसफर करना है, वो सब इसी का अंदर आएगा। फॉर एग्जांपल देखो अप्रोप्रिएशन में क्या आएगा? ट्रांसफर टू जनरल। इधर से ट्रांसफर किया मतलब प्रॉफिट से माइनस किया, तो मतलब जनरल रिजर्व में ऐड करना है, उसलिए मैंने एडिशन करके लिखा। रिजर्व एंड सरप्लस में जनरल रिजर्व के अंदर कुछ ऐड हो रहे तो ऐड करने का, वो किधर से आ रहा है? इधर माइनस हो रहा है मतलब उधर ऐड होगा। और क्या आएगा देखो? अप्रोप्रिएशन में से इसे माइनस करने का, जो कुछ भी दे रहे हैं, यानी अप्रोप्रिएट करने का, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व या फिर और कुछ ट्रांसफर करने या फिर कुछ किसी को पे करने का। देखो पॉज करो एक मिनट। जब जनरल रिजर्व में डाला तो ये प्रॉफिट में से माइनस करने का, पैड मिला उसमें से ट्रांसफर टू जनरल दे रहा हूँ इसका। नेक्स्ट इंटरिम डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड, और क्या है? प्रेफरेंस डिविडेंड, क्या आएगा? इसमें से माइनस करो, ये पीएनएल अकाउंट करके रिजर्व एंड सरप्लस में दीजिएगा। ये अमाउंट जो बचा अप्रोप्रिएट करने के बाद, सब माइनस करने के बाद, इसमें से ये जो अमाउंट है ये रिजर्व एंड सरप्लस में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करके दीजिएगा। अभी फिर देखते हैं ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करके, ये सब अप्रोप्रिएशन होने के बाद आएगा। अभी इधर जो कुछ भी मैंने लिखा ये सब क्या है? करंट जो लायबिलिटी है ना, करंट लायबिलिटी का अंदर करंट शॉर्ट टर्म प्रोविजन चाहिए, उसका अंदर लिखने का। ये इंटरिम डिविडेंड और ये डिविडेंड और ये प्रेफरेंस डिविडेंड, और इधर प्रोविजंस फॉर टैक्स भी उधर लिखिएगा। ये सब प्रोविजंस में आएगा, ये तीनों और प्लस ये लायबिलिटी में दिखेगा करंट प्रोविजंस करके, एंड ये ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व है ना, वो जनरल रिजर्व में ऐड करने का। बस इतना ही है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अभी कौन सा एडजस्टमेंट आएगा अपना पोर्शन में आपको एग्जाम में? मोस्ट इम्पोर्टेंट एडजस्टमेंट में बता रहा हूँ। इनकम टैक्स के ऊपर एक, ये पहली बार सुन रहे हैं आपको, लॉस देना है
ग्रॉस इनकम, एडवांस टैक्स, एडवांस इनकम टैक्स, प्रोविजंस फॉर टैक्स जो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस में से माइनस किया वो वाला, एंड ग्रॉस डिमांड इतना प्रोविजंस करने के, फॉर एग्जांपल मैंने 10 रुपए प्रोविजंस निकाला, एक्चुअली ग्रॉस डिमांड में बताया कि 11 रुपए निकालना चाहिए और 9 रुपीज निकालना चाहिए, या तो कम या तो ज्यादा हुआ, तो उसको बोलते ग्रॉस डिमांड फॉर